नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज ईद का दिन है। इस दिन दुनिया भर के मुसलमान मस्जिदों और ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने इस खास नमाज के अवसर पर अपने राजनीतिक लाभ के अवसर में उसे बदलने का प्रयास किया। इन नेताओं ने ईदगाहों में जाकर मुस्लिम समुदाय को एक बार फिर नए वक्फ संशोधन बिल के नाम पर भड़काने की कोशिश की। आज हम आपको इस सियासत का पूरा सच बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि असल में इन नेताओं का अस्तित्व ही मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर टिका हुआ है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जब वक्फ बिल संसद में आएगा, तो जो जल्द आने वाला भी है, उसे लेकर क्या है सरकार और विपक्ष की तैयारी। और साथ ही करेंगे एक बड़ी खबर का विश्लेषण, जिसमें केरल के बिशप और चर्चों ने किया है वक्फ बोर्ड की मनमानी का विरोध। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। हमारे देश की विपक्षी पार्टियों को मुस्लिम तुष्टीकरण की इतनी बुरी लत लग चुकी है कि ये ईद के मुकद्दस मौके पर भी छूटती रही। आज मौका ईद का था, जश्न का था, खुशी का था। लेकिन आज के दिन भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने से बाज नहीं आए। सीएम ममता बनर्जी ईद के मौके पर कोलकाता के ईदगाह पहुंची, वहीं अखिलेश यादव लखनऊ ईदगाह पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जब वो ईदगाह आ रहे थे तब उनके काफिले को रोक दिया गया। इस छोटी सी घटना की तुलना अखिलेश ने इमरजेंसी तानाशाही से कर दी। वहीं ईद के मौके का फायदा उठाते हुए अखिलेश ने आज नए वक्फ संशोधन विधेयक पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर पार्टियां नए वक्फ बिल के खिलाफ हैं और बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसका विरोध करेंगे। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के दौरान कहा कि बंगाल में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। ममता ने आगे कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है और किसी को भी तनाव पैदा नहीं करने देगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को अगर अल्पसंख्यकों से समस्या है तो क्या वे देश का संविधान बदल देंगे। जाहिर है ममता बनर्जी का इशारा नए वक्फ संशोधन विधेयक की तरफ था। साथ ही उन्होंने वामपंथियों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि लाल और भगवा अब एक हो गए हैं, लेकिन मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगी, ये ममता बनर्जी ने कहा। आइए अब आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने ईद के मौके पर क्या कहा। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे बंगाल से लेकर यूपी तक और दिल्ली से लेकर केरल तक क्या है वक्फ और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का पूरा सच। तो पहले सुनते हैं ममता और अखिलेश के बयान। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर यह है कि वक्फ संशोधन बिल अब कभी भी संसद में पेश किया जा सकता है, क्योंकि संसद का सत्र 4 अप्रैल तक ही चलेगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया था कि वक्फ संशोधन बिल इसी सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। आज तक का इतिहास में जितना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है। और तब जा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम
पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर में नियम के तहत जो जितना बोल सकता है बोलने का पूरा आज़ादी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। मैं बहुत साफ साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि झूठ ना बोले। दरअसल अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी, इन दोनों की पूरी राजनीति ही मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। अगर सिर्फ ममता बनर्जी की राजनीति का अध्ययन करें तो आप ये पाएंगे कि ममता बनर्जी अगर आज बंगाल की गद्दी पर काबिज हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत बड़ी वजह है। आइए कुछ आंकड़ों के जरिए ममता बनर्जी और उनकी मुस्लिम वोट बैंक का जो पूरा सच है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कुल आबादी जो है उसका 27% जो हिस्सा है वो मुसलमानों का है। 2025 में एक अनुमान के मुताबिक राज्य में इस वक्त मुस्लिमों की आबादी करीब 30% हो चुकी है और पश्चिम बंगाल के कुल 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 120 से लेकर 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता जो हैं वो हार और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके हाथ में उस विधानसभा में हार जीत की चाबी होती है। इनमें से 46 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर की संख्या सीधे सीधे 50% से ज्यादा है। वहीं 16 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है, जबकि 30 से 35 सीटें पर जो है बंगाल विधानसभा की उसमें मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है और 50 सीटों पर मुस्लिम आबादी 25% से अधिक है। यानी तकरीबन पिछले विधानसभा चुनाव परिणामों ने बताया कि करीब 100 से 120 सीटों पर टीएमसी ने इन सीटों पर जो इलाके थे मुस्लिम बहुल इलाके, इन पर अपना मजबूत गढ़ बनाए रखा और जबरदस्त इन सीटों पर कामयाबी पाई थी। वहीं लोक नीति और सीएसडीएस के एक रिसर्च के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी की टीएमसी के पक्ष में मतदान किया था। तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक बहुत ताकतवर बन चुका है और इसलिए ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने के लिए तमाम मौकों पर ऐसे बयान देती आई हैं जिससे उन पर आरोप लगता है कि वो एक वर्ग विशेष के पक्ष में खड़ी हैं। इमामों और मुइज्जिनों को भत्ता देने का फैसला हो या अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात, ममता बनर्जी पर यह आरोप है कि वो मुसलमानों के वोट पाने के लिए इन कदमों का यानी तुष्टीकरण का सहारा लेती हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती हैं। आइए अब देखते हैं ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को सिद्ध करने वाले, साबित करने वाले उनके कुछ बयान और उनके कुछ क्रियाकलाप। देखिए, ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण का नजारा देश ने जनवरी 2024 में उस वक्त भी देखा था जब सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया था। इसके अलावा ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में ना तो सीएए और ना ही एनआरसी की अनुमति देंगी। साल 2023 में रमजान के दौरान हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर मुस्लिम इलाके में हमला हुआ था, उस पर पत्थर फेंके गए। तो उस समय ममता बनर्जी ने कहा था कि रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते, यानी सीधे सीधे क्लीन चिट दे दी थी। ममता सरकार ने बंगाल में कुल 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया है। इनमें से 118 जातियां मुसलमानों की हैं। मई 2024 में ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस तरह मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने को असंवैधानिक माना था। इसके अलावा ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से भी भारी दिक्कत है। हमने कई वीडियो इस तरह के देखे हैं। वो अक्सर इस नारे का विरोध करती देखी गई हैं और ममता की पुलिस ने 2020 में कोलकाता में 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हनुमान चालीसा बांटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2017 में ममता ने कहा था कि हर रोहिंग्या मुस्लिम आतंकी नहीं है, उन्हें वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा 2017 में ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसा इसलिए किया था कि दुर्गा पूजा के अगले दिन मुहर्रम होने के कारण उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घनघोर
मुस्लिम तुष्टिकरण की ताजा मिसाल है नए वक्फ बिल का विरोध करना। मुस्लिम वोटों के चक्कर में ममता इस सुधारवादी बिल को धर्मनिरपेक्ष विरोधी और एक खास धर्म के खिलाफ बता रही हैं, यानी मुसलमानों के खिलाफ बता रही हैं। दरअसल ममता दीदी नहीं चाहती कि वक्फ बोर्ड के नियमों में कोई भी सुधार हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल के वक्फ बोर्ड के पास अकूत दौलत है और इसकी नजर अन्य सरकारी संपत्तियों पर भी लगी हुई है। आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड के पास क्या क्या है। देखिए, पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड की जो कुल अचल संपत्तियों की जो संख्या है वो 80,000 से ज्यादा है। वक्फ बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर पश्चिम बंगाल में अपनी कुल संपत्तियों की संख्या 80,000 से ज्यादा तो बता दी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि खुद बोर्ड को इनमें से 76,000 संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वहीं ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने 16 नवंबर 2024 को एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि कोलकाता के धर्मतल्ला से लेकर कॉलिन स्ट्रीट तक सारी वक्फ संपत्ति है। वहीं 2013 में बंगाल के 22 मुस्लिम संगठनों ने यह दावा किया था कि कोलकाता में गवर्नर हाउस यानी राज्यपाल का निवास, राज्य विधानसभा और आकाशवाणी भवन जैसे कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें वक्फ की संपत्ति हैं। 2013 में पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल गनी ने राजभवन को वक्फ की संपत्ति बताया था। उस दौर में यह दावा किया गया था कि राजभवन को करीब 200 साल पहले वर्ष 1797 में वक्फ किया गया था, यानी दान किया गया था, लेकिन यह नहीं बताया गया कि संपत्ति को किसने दान किया था। इसके अलावा 2013 में यह दावा किया गया था कि कोलकाता में करीब 1273 एकड़ जमीन वक्फ की है। तब देश का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स रॉयल कोलकाता गोल्फ कोर्स भी वक्फ की संपत्ति बताया गया था। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन को भी वक्फ की संपत्ति बताया गया था। हालांकि वर्तमान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सईदुल मुंशी ने कहा है कि बोर्ड के पास इस बात की कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है कि बंगाल राजभवन वक्फ की संपत्ति है। तो अब बंगाल से चलते हैं केरल, जहां लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने की खबर से पहले केरल के कैथोलिक बिशप्स काउंसिल यानी केसीबीसी ने इस बिल का समर्थन किया है। यह सरकार के लिए बहुत राहत की खबर है। साथ ही कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी राजनीतिक दलों से वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देने की अपील की है। और केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने सांसदों से वक्फ संशोधन बिल में के पक्ष में वोट करने की अपील की है। आपको बता दें कि केसीबीसी केरल में सिरो मालाबार, लैटिन और सिरो मलंकारा चर्चों से जितने जो संगठन हैं उनका एक मुख्य शक्तिशाली संगठन है। सारे बिशप्स इससे जुड़े हुए हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ईसाई इस संगठन से जुड़े हुए हैं। केसीबीसी के अध्यक्ष कार्डिनल क्लेमिस कैथोलिका ने सांसदों से कहा है कि जब संसद में वक्फ विधेयक पर चर्चा हो तो वे असंवैधानिक और अनुचित धाराओं में संशोधन के पक्ष में मतदान करें। केसीबीसी का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन ने केरल के मुनम्मम गांव के पीड़ितों को इससे न्याय मिलेगा और जिनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था। तो केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल के नए वक्फ बिल को समर्थन देने के बाद अब अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीजेपी ने काउंसिल के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं सीपीएम ने इस विधेयक को एक बार फिर गैर संवैधानिक बताया। क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से जो अपील किया है, केरला का एमपी भी उसको ध्यान से सुनी है और सारा देश के एमपी को भी सुनना चाहिए। पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब मिलकर के इस देश को बहुत अच्छा देश बनाना है और अच्छा कानून लाना है। I think today is an important day because Congress MPs, after this appeal from the Kerala Christian community, must take a position. They must decide whether they are going to actually help people in Kerala or they are going to play the same appeasement politics and petty politics and vote against the Waqf Amendment Bill. CPM has taken a clear position which is against the Waqf Amendment Bill. We believe that it is anti-constitutional and we believe that it is completely unfair. तो वक्फ के नाम पर पूरे देश की तरह केरल में भी मनमानी चल रही है।
यहां जमीन का टुकड़ा तो छोड़िए, पूरे की पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति बताकर नोटिस थमा दिया जाता है और इसका शिकार सभी धर्मों के लोग, जी हां, सभी धर्म के लोग बनते हैं। केरल में वक्फ बोर्ड को की मनमानियों से ना केवल हिंदू, ना केवल ईसाई, बल्कि मुसलमान, जी हां, बल्कि मुसलमान भी बुरी तरह से परेशान हैं। आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि केरल में कैसे हो रहा है वक्फ का खेल। तो केरल में करीब 53,000 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से करीब 1,000 संपत्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से वक्फ बोर्ड के 457 जो मुकदमे हैं वो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हैं, इनके बीच आपस में विवाद है। वहीं 551 मुकदमे, ध्यान से सुनिए, 551 मुकदमे ऐसे हैं जो केरल वक्फ बोर्ड और वहां के मुसलमानों के बीच चल रहे हैं, यानी मुसलमान भी परेशान हैं। सबसे अजीबोगरीब मामला केरल के कोची के गांव मुनम्बम का है। यहां गांव के बड़े हिस्से पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था, जिससे 610 परिवार प्रभावित हुए, जिनमें से 510 ईसाई परिवार हैं, जिन्होंने इस मामले की शिकायत सरकार के साथ साथ चर्च से भी की है। जिसके बाद केरल के 1000 चर्चों ने, जी हां, 1000 चर्चों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। इनका कहना है कि मौजूदा वक्फ कानून असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। वहीं सिरो मालाबार चर्च के चीफ मेजर आर्क बिशप राफेल थाटल ने भी वक्फ की मनमानी रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से हस्तक्षेप की मांग की थी। और केरल में वक्फ का विवाद इतना आगे बढ़ चुका है कि ईसाई समुदाय के कई लोग इसके विरोध में भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि मुनम्बम के अलावा चेराई, जो ईसाई बहुल गांव हैं, और वहीं पल्लिकाल द्वीप नाम के इलाके वक्फ के तुगलकी फरमान के शिकार हो चुके हैं। इनकी जमीन भी वक्फ ने अपनी बता दी। वहीं प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड, जहां से राहुल गांधी भी चुनाव जीत चुके हैं, वहां के ताला पूजा गांव में 28 अक्टूबर 2024 को कुछ परिवारों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया और इन परिवारों में मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं। तो वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधलियां मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी नहीं छुपी हुई हैं, इसलिए कई मुस्लिम धर्मगुरु वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं और इन्हीं में से एक हैं ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह शरीफ के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती। आइए सुनते हैं ईद के मौके पर उन्होंने वक्फ बिल पर समर्थन में क्या कहा। मेरा मानना यह है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत हो। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी और जो किराया इंक्रोचमेंट जो कम से कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराह ये कर रहे हैं कि साहब ये वक्फ के जरिए शरीयत मुदाखलत नहीं। तो ये वक्फ एक अलग मामला है। वक्फ के मामला बिल्कुल अलग होते हैं, वो शरीयत से मामला हैं। लेकिन वक्फ को मैनेज करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट के अंदर सिस्टम बनाया गया था वक्फ बोर्ड का, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम 1964 बना। तो वक्फ बोर्ड के अंदर सीईओ होता है, चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, तो उसकी कार्य प्रणाली को चेंज किया जा रहा है और इफेक्टिव बनाया जा रहा है। इसमें किसी से मजहब की कोई मुदाखलत नहीं मानी जानी चाहिए, मेरा मानना यह है। तो वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में 8,70,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं जो करीब 9,40,000 एकड़ में फैली हुई हैं। इन सारी संपत्तियों का जो अनुमानित मूल्य है वो लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन इसके बाद भी इन संपत्तियों से नात के बराबर आय होती है। इसकी वजह है वक्फ बोर्ड में चलने वाली धांधलियां। लेकिन नए वक्फ बिल के बाद ये सारी धांधलियां आसानी से दूर हो जाएंगी और जाहिर तौर पर इससे वक्फ बोर्ड की जो आय है वो करोड़ों अरबों रुपए तक पहुंच जाएगी, जो सीधे सीधे मुस्लिम समाज के विकास में ही खर्च होगी, उनके काम आएगी। इस बात की तरफ सच्चर कमेटी ने भी इसको माना था। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने वर्ष 2005 में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने के लिए कई सुझाव दिए थे और उसमें वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए भी सुझाव थे। तो 2005 में कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है
उससे सिर्फ 163 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। अगर सही तरीके से संपत्तियों को मैनेज किया जाए तो इससे 12,000, जी हां 12,000 करोड़ रुपए सालाना इकट्ठे हो सकते हैं। और सच्चर कमेटी ने ये बातें कही थी 20 साल पहले, 2005 में, यानी 20 साल पुरानी ये बातें हैं। सोचिए आज के समय में इससे और भी ज्यादा कमाई हो सकती है, जिससे मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने में बहुत सारी आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन वर्तमान में हाल बहुत बुरा है। वक्फ प्रॉपर्टी से होने वाली कुल आय में 2019 से 2024 के बीच 5 सालों के दरमियान 99%, जी हां 99% की भारी गिरावट देखी गई है, जबकि इस दौरान वक्फ संपत्तियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कितनी अजीब बात है, यानी संपत्ति बढ़ रही है लेकिन वक्फ बोर्ड की आय कम हो रही है। अगर पिछले साल की बात करें तो वक्फ संपत्तियों से कुल नेट इनकम सिर्फ 1 करोड़ 26 लाख रुपए की हुई है। सोचिए कुल संपत्ति का मूल्य है 1.2 लाख करोड़ रुपए और आय कितनी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 26 लाख रुपए की। अब आगे और सुनिए, वक्फ की संपत्तियां पूरे भारत में, फिर भी ये मुट्ठी भर कमाई सिर्फ 3 राज्यों से आई है। बाकी के राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपनी कमाई 0 यानी शून्य बताई है। तो आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड में कितना बड़ा गोरख धंधा इस वक्त चल रहा है। तो नए वक्फ बोर्ड का जो विरोध है उसमें सबसे आगे है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यानी AIMPLB। ये संगठन दावा करता है कि इसका गठन मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए हुआ था, लेकिन हकीकत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर उस कदम का विरोध करता है जो मुसलमानों की भलाई के लिए या मुस्लिम समाज में सुधार के लिए उठाया जाता है। इतना ही नहीं, बोर्ड पर आरोप है कि उसने हमेशा मुस्लिम समाज को भड़काने का काम किया है। आरोप तो यह भी है कि एक मुस्लिम रूढ़िवादी संगठन है ये और शरिया कानून को बढ़ावा देने का काम करता है। आइए अब पूरे विस्तार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, और इसे समझने के लिए हमें बोर्ड की वेबसाइट को ध्यान से देखना होगा, जिसमें उर्दू में साफ तौर पर लिखा है कि जब सरकार ने कानून बनाकर शरिया कानूनों को बेअसर करने की कोशिश की। यह लाइन सीधे सीधे संवैधानिक, संसदीय और लोकतांत्रिक तरीके से बनाए गए कानूनों का विरोध करना है, ऐसा भाव इससे प्रकट होता है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट पर इसके उद्देश्य बताते हुए लिखा गया है कि मुस्लिम समाज में तमाम गैर इस्लामी रस्म और रिवाज मिटाने का उद्देश्य। यहां सवाल उठता है कि क्या यह संगठन हिंदुस्तान की मिली जुली संस्कृति को मिटाकर अरबी ईरानी संस्कृति को हम पर थोपना चाहता है, जबकि इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं इसका गठन क्यों और कब हुआ। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 1973 में हुई थी। उस समय की इंदिरा गांधी सरकार दत्तक ग्रहण विधेयक संसद में लेकर आई थी और इस बिल का विरोध करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद भी बोर्ड की रूढ़िवादी सोच जारी रही। इसने 80 के दशक में, आपको याद होगा, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर आंदोलन कर दबाव डाला और संसद से नया कानून बनवाकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को बदलवा दिया। इतना नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2019 में ट्रिपल तलाक का विरोध कर चुका है, जबकि ये जो बिल था मुस्लिम समाज में सुधार के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन तब भी इसने इसका विरोध किया। इसके अलावा AIMPLB ने CAA को लेकर भी देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन किए, जबकि यह कानून नागरिकता देने का कानून था, ना कि लेने का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या के राम मंदिर का भी विरोध किया और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आरोप है कि अयोध्या विवाद पर जब भी कोई समझौते की बात चली तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें अड़ंगा डाला। इसके अलावा AIMPLB काशी और मथुरा के विवादों में भी एक पार्टी है, कानूनी लड़ाई लड़ता है। अब AIMPLB का स्ट्रक्चर देखिए कितना जबरदस्त है। बोर्ड का अध्यक्ष ज्यादातर सुन्नी संप्रदाय के देवबंदी या फिर नदवी फिरके से आता है। बोर्ड पर आरोप लगते हैं कि इसमें पदाधिकारियों के चयन में परिवारवाद चलता है। तो यह है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा सच। और पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां का वक्फ बिल पर क्या है कहना।